आईपीओ हो तो ऐसा। जी हाँ, आईपीओ बाजार के हर हलचल को पकड़ने की कोशिश हमारी रहती है। क्या इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना मिल रहा है, तमाम पहलुओं पे 360 डिग्री चर्चा यहाँ पर रहती है। हर्ष तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज का पहला आईपीओ कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं आप? जी, तो देखिए कल से दो आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडी क्यूब। और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ग्रे मार्केट में से तूफान ला रखा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट तारीख की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कल खुलने जा रहा है बुधवार को 23 जुलाई को, और यहाँ पे 25 जुलाई को शुक्रवार को बंद होने जा रहा है ये आईपीओ। अलॉटमेंट जो होगा वो अगले हफ्ते सोमवार को मिलता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग 30 तारीख को बुधवार को होगी यहाँ पर। अब अगर इशू इसके प्राइस बैंड की हम लोग बात करें और कितने लॉट होंगे, एक अगर बात की जाए तो एक एक करके हम लोग लेके आते हैं। एक बार स्क्रीन पर लेके आइए अगले ग्राफिक्स। ये देखिए इशू प्राइस बैंड जो है 225 से लेकर 237 रुपये का भाव जो है वो तय किया गया है। एक लॉट में 63 शेयर्स होंगे। अब यहाँ पे जो इशू साइज है उसका पूरा साइज अगर आप देखें 460 करोड़ के आसपास का है, यानी कि करीब करीब 1.94 करोड़ शेयर्स होंगे। अब इसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी। अगर फ्रेश इशू की बात करें तो करीब 400 करोड़ के आसपास है, यानी कि 1.68 करोड़ शेयर्स होंगे। अगर ओएफएस की बात करें तो इसमें एक छोटा हिस्सा ओएफएस का भी है, करीब करीब 25.5 लाख शेयर्स होंगे, जिसकी जो वर्थ है वो 60 करोड़ के आसपास है। अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके जीएमपी पर आएंगे। तो देखिए फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पिछले 3 साल का 2024, 25 और 23, 24 और 25 की बात करें, एसेट्स में आप देखिए 285 2023 में थी, 285 करोड़ से बढ़कर 719 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखे। रेवेन्यू के मोर्चे पर भी एक अच्छा जंप देखने को मिला। 2023 में 662 करोड़ थे, वहां से 2024 में बढ़कर 1143 करोड़ आया। 2025 में होते होते ये करीब करीब 1400 करोड़ के पार निकल गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक अच्छा जंप है यहाँ पर। आप देखिए 2023 में 32 करोड़ था, वहां से 2024 में 52 करोड़ हुआ और अब यहाँ पे 2025 में 69 करोड़ के आसपास आया, यानी कि एक अच्छा जंप देखने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी मिला है। एबिटा के मोर्चे पर आप स्थिति देखिए, काफ़ी एबिटा के मोर्चे में काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिली। 2023 में 50 करोड़, 2024 में 85 करोड़ और 2025 में 126 करोड़ और की स्थिति अगर देखें। बोरोइंग जो है वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन अगर इसके जीएमपी की बात करें हम लोग यहाँ पर, ग्रे मार्केट की स्थिति अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पर, तो आप ये देखिए करीब करीब 237 का इसका जो अपर प्राइस बैंड था, वहां से 83 से 85 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, 35%। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो देखिए, चाहे आप लैपटॉप की बात कर लीजिए या डेस्कटॉप की बात कर लीजिए, उसको रिफर्बिशिंग का काम करते हैं। रिफर्बिशिंग यानी कि अगर जो पुराना सामान है, खराब सामान है, उसको एकदम नए तरीके से ठीक करके उसको पेश करना, उसमें वारंटी देना, क्वालिटी चेक करना। कंपनी के अगर आप देखें ना सिर्फ भारत तक सीमित है इसका बिजनेस मॉडल, बल्कि यूएसए, अफ्रीका, यूरोप, तमाम देशों में इसका जो बिजनेस मॉडल फैला हुआ है। इसके अलावा विजय सेल्स की बात कर लीजिए, एचपी की बात कर लीजिए, लेनोवो की बात कर लीजिए, तो उससे भी जुड़ा हुआ इसका बिजनेस मॉडल है। अब यहाँ पर ये हो गया पहला आईपीओ। तो सर अगर आप इजाजत दें तो दूसरा कवर करें आपके लिए। मतलब कार्यक्रम आपका है, इजाजत की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले जरा आस्था मैम जी की टिप्पणी आ जाए, तो उसके बाद अगले आईपीओ पे अगले विषय पर बातचीत करें। आस्था मैम, बहुत सारे लोग कार्यक्रम के शुरू में कुछ टिप्पणियां मैंने पढ़ी, कुछ की नहीं पढ़ी, पर लोग जानना चाहते हैं कि अभी जो है क्या करना चाहिए। तो अभी इस पर टिप्पणी क्या रहेगी? आईपीओ कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये कंपनी बहुत अच्छी लगी। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से इनका है और ये स्पेशलाइज करते हैं, जैसा कि हर्ष जी ने भी यहाँ पे बताया, रिफर्बिशमेंट में, यानी कि पूरा उसको रीडेकोरेट करके और पूरा जिसे हम रेनोवेट करके बोलते हैं वो बनाते हैं प्रीमियम स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप में। अब जो इनका मेजर अगर आप देखेंगे तो मेजरली इनका रेवेन्यू आउटसाइड ऑफ इंडिया से आ रहा है, क्योंकि इनकी स्टैब्लिश्ड ऑपरेशंस कहाँ पे हैं? दुबई में है और यूएसए में है। अब हम जो ये पूरा मार्केट देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा विपुल जी, ज्यादातर ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ज्यादा ये काम देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में लेकिन धीरे धीरे अब शिफ्ट बढ़ रहा है इस तरह के काम का, और अभी भी ये हालत है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में 5% से ज्यादा मार्केट शेयर किसी के पास नहीं है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशंस भी हमें काफी अच्छी लगी। लिस्टेड स्पेस में न्यू जैसा करके एक कंपनी का नाम है, न्यू जैसा, तो वो एक कंपनी है जो कि इसकी लिस्टेड यहाँ पे कंपेटिटर है। लेकिन अगर उसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो उनके FY25 में लॉसेस थे। तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमें ये कंपनी बढ़िया लगती है और हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को दी जा रही है। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से लगाया जा सकता है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैम, क्या एक्सपेक्टेशन रखें लिस्टिंग गेन की? कोई मतलब क्योंकि बाज़ार काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ऐसे में क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए? क्या सलाह रहेगी?
देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे डिसेंट लिस्टिंग गेन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा आप कंजर्वेटिव भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक से, जैसे कि अगर मैं एक रेंज अगर आपको बताऊं लिस्टिंग गेन की, तो मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे 10% और उसके अबव तो लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम लोग किसी और चीज को ट्रैक नहीं करते, तो ये पूरा कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं यहाँ पे टारगेट्स निकल रही हूँ। ठीक। तो आराम से निश्चिंत होकर 10% के अबव की लिस्टिंग गेन के लिए इस काउंटर में सब्सक्राइब किया जा सकता है। इससे ज्यादा ही होंगे लिस्टिंग गेन, लेकिन मैं कंजर्वेटिव साइड पे 10% एंड अबव का एक रेंज दे रही हूँ। ठीक, तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं इस आईपीओ में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन मिलने की संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं हैं। चलिए अगले आईपीओ पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए, क्या कुछ अपडेट दूसरे आईपीओ पे? जी, तो दूसरा आईपीओ भी कल खुलने जा रहा है। इंडी क्यूब स्पेस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 23 तारीख को खुलेगा कल, यानी कि, और परसों को जो है यहाँ पर ये शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट जो है सोमवार को होगी, और लिस्टिंग भी इसकी सेम यहाँ पर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेट वाले दिन ही हो रही है। यहाँ पर अगर आप इसके प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो 225 से लेकर 237 का प्राइस बैंड है। 67 शेयर्स हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल इशू साइज की बात करें तो 700 करोड़ का इशू साइज है। यहाँ पर करीब करीब 2.95 करोड़ शेयर्स होंगे। इसके अलावा फ्रेश इशू की बात करें यहाँ पर, तो करीब 2.74 करोड़ शेयर्स होंगे, यानी कि 650 करोड़ जो है इसमें फ्रेश इशू में यहाँ तक जाते हुए दिखेगा। ऑफर फॉर सेल की बात करें यहाँ पर, तो करीब 21 लाख शेयर्स हैं, यानी कि करीब करीब 50 करोड़ का हिस्सा जो है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर, तो देखिए फाइनेंशियल्स के मोर्चे पर थोड़ी सी स्थिति कमजोर देखने को मिल रही है। बाकी वो मैम बताएंगी। यहाँ पर एसेट्स क्वालिटी की हम लोग बात करें, वो बढ़ती हुई दिखी है 2023 से 24, 24 से 25 में। रेवेन्यू के मोर्चे पर आप देखें तो भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 2023 में 601 करोड़ था, वहां से 2024 में 687 करोड़ हुआ, 2025 में 1102 करोड़ हुआ, करीब करीब 26% के आसपास की यहाँ पे बढ़त रेवेन्यू में देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए क्या हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो था 198 करोड़ 2023 में, आप देखिए लॉस था यहाँ पर। इसके बाद 2024 में ये बढ़कर लगभग डबल हो गया, 341 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन 2025 में ये कम हुआ, लॉस 139 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी कि करीब करीब 59% का जो लॉस है वो कम होता हुआ दिखा है 2025 के हिसाब से देखा जाए 2024 से अगर आप कंपेयर करें तो। यहाँ पर एबिटा की बात करें यहाँ पर, तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। और नेटवर्थ हम लोगों ने जानबूझ के लिए इसमें जानने के लिए कि देखिए नेटवर्थ पहले 2023 में 308 करोड़ नेगेटिव थी, उसके बाद फिर पॉजिटिव हुई, और फिर हल्का सा नेगेटिव यहाँ पर स्थिति दिखा रही है। अब इसका भी जीएमपी हम आपको बताते हैं, ग्रे मार्केट बताए थे, लेकिन इसके अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करें, इंडिक्यू स्पेस की जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर को जो स्पेस है ये बेसिकली क्या करती है कंपनी, 2025 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर B2B की बात कर लीजिए, चाहे B2C की बात कर लीजिए, और इसके अलावा तमाम तरह की एमिनिटीज़ और एक्सपीरियंस सर्विसेज ये देती है। अब अगर आप ग्रे मार्केट की स्थिति देखें तो 32 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर अपर प्राइस बैंड से, यानी कि करीब 13.5% के आसपास का ये लिस्टिंग गेज दिखा रहा है अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और ये तमाम इनके आंकड़े देखने के बाद क्या यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी या इसे अवॉइड करना चाहिए? देखिए विपुल जी, हम जब स्मार्ट वर्क का आईपीओ आया था तब भी मैंने एक ही चीज बोली थी, और देखिए आप बैक टू बैक ये आईपीओ में भी वो चीज आपको देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी को लेके थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का इशू है, ये कंपनी का इशू नहीं है। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल है। स्मार्ट वर्क में भी अगर हर्ष ये अगर वो भी सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात को मानेंगे कि वहां पे भी लॉसेस थे, और इंडी क्यूब में भी देखिए अभी लॉसेस हैं। तो मुझे वही कंसर्न लगता है। बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है, इनके पास लीडरशिप पोजीशन है, बैंगलोर मार्केट के अंदर 30% शेयर है। इनफैक्ट 769 सिटीज में ये काम करते हैं, और इनका एक्सपेंशन भी काफी अच्छा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें वो जो लॉसेस आते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं ना कि थोड़ा सा मन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता कि इसको सब्सक्राइब दिया जाए। तो इसके लिए भी हमारी तरफ से सेम राय है, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉसेस में नहीं है। तो एक बार लॉसेस पोस्ट हटाने दीजिए, प्रॉफिट में आने दीजिए इस कंपनी को, उसके बाद चाहे तो इसमें निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि लॉसेस हैं तो मैं वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी। तो एक बार कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करने लगे तो ही इसमें फिर लगाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए। अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह है ना मैम? जी जी। चलिए, तो इन दो आईपीओ में से पहले आईपीओ को सब्सक्राइब करें लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी, और इसमें जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसको अवॉइड कर सकते हैं।
मैम हमारे एक दर्शक हैं राजेश मिश्रा जी, वो कह रहे हैं नमस्ते आस्था जी और सदाबहार विपुल जी। धन्यवाद सर इतने शब्दों के लिए। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग और बेलराइज आईपीओ में कह रहे थे मुझे मिल गए थे, लेकिन मैंने गलती से प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इसमें एंट्री कर सकते हैं? ये हाल के आईपीओ को लेकर के आज सवाल आईपीओ से बहुत सारे थे कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैम क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? क्या आप बताइए क्या करने हैं? देखिए एनवायरो तो क्योंकि हम खुद ही मर्चेंट बैंकर थे, हिम सिक्योरिटीज टीम हमारी जो टीम है, जिस कंपनी से मैं बिलोंग करती हूँ, भी एज अ मर्चेंट बैंकर एनवायरो में हम ही आईपीओ लाए थे, तो मैं उसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी रेगुलेटरी कारणों की वजह से। लेकिन बेलराइज इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काउंटर जब आया था तभी हमने रेकमेंड किया था लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो वो राय अभी भी कायम है। ये अच्छा लग रहा है काउंटर और इसमें और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। नई खरीदारी के लिए अब बेलराइज में थोड़ी गिरावट के मौके तलाशें और नई खरीदारी अभी ना करें। ये तकरीबन 120 के जोन में मिलता है, तो वहां पे नई खरीदारी के मौके तलाशें। बट इसमें जो अल्टीमेट टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन 135 से 140 के लेवल्स रह सकते हैं इनिशियली। मैम एक बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं लेंगे, लेकिन एक दो सवाल ले लेते हैं क्योंकि आईपीओ में बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है। जैसे अपर सर्किट जी कह रहे हैं ये संभव स्टील पहले भी पूछा था, अभी राय दे दीजिए क्या करें। 124 पे लेकर के बैठे हुए हैं। मानस नास्कर जी हैं एंथम बायोसाइंस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आईपीओ में इनको मिले थे। कल भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था एंथम बायोसाइंस को लेकर के। एंथम बायोसाइंस पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? देखिए एंथम बायोसाइंस की बात करें तो मैं इसमें यही राय रखती थी कि ये थोड़ा सा डाउन आता है तो खरीदारी करें। ये कल भी मेरी बातचीत जब हो रही थी तो 710 के आसपास ये बढ़िया लेवल देता है खरीदारी के। आजकल वो जरूर 702 का बना है, लेकिन ये फिर से तेज होकर 730 के आसपास चल रहा है, तो ये काउंटर अच्छा है। ये लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देगा और इसमें जो पहले टारगेट हमको लग रहे हैं वो 775 के लग रहे हैं। 750 का पहला टारगेट और फिर 775 का, लेकिन लंबी अवधि में ये टारगेट्स और ज्यादा अपग्रेड हो सकते हैं। पर हाल फिलहाल में 750 से 775 के लक्ष्य के लिए इसमें बना रहा जाए और 710 पे जैसा कि हम मान रहे थे कि एक एंट्री के मौके भी तलाशे जा सकते हैं, तो आज वहां पे मौके भी मिले होंगे, तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है इस काउंटर। चलिए होल्ड किया जा सकता है। और मैं संभव स्टील पे भी वो सवाल था, वो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से आपको धन्यवाद का आपका भी समय हो गया, तो ज़रा एक टिप्पणी अगर हो जाए तो हम जानना चाहेंगे कि अभी संभव स्टील पे क्या करना चाहिए। देखिए संभव स्टील्स अच्छा लग रहा है, 138 के आसपास चल रहा है। इस काउंटर में होल्ड कर लीजिए 125 या 26 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें जो टारगेट पहला तो 150 का ही रहेगा। तो पहला टारगेट 150 का, उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 155 का रहेगा। चलिए, तो ये बात है जिनके पास भी मुझे उम्मीद लगता है कि आईपीओ बाजार पे से जुड़े जो आपके सवाल थे वो काफ़ी हद तक कवर कर लिए। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी अब जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ तनाव में लग रहे हैं आप? नहीं सर, थोड़ा सा नज़ला हो रखा है। ओह नहीं, उससे आपसे ज़्यादा बुरी स्थिति अब मेरी हो रही है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को या फिर हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद विपुल जी और हर्ष जी, और आप दोनों को गेट वेल सून। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।